Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history, chapter 6, the three order. My dear student, this is the very interesting chapter in which you have to read about the condition of Europe during 9th to 16th century. As you know that the European society categorized in three parts: clergy, nobility and peasantry. Clergy, they were first order; nobility, they were second order, and that was the vast group of the people they called third order. They were peasants, workers, liars, and such type of others. Dear student, it is the very clear that the categorization of society was one of the discriminative phase during that time. On the basis of this categorization, the upper class, I mean to say that clergy and nobility, first order, second order, they exploit the third order people. Two type of tax which I discussed you, tithe and tile, that was collected by first order and second order. One was religious tax and second was revenue tax. The special privileges enjoyed by two orders, first order and second order. As far as the matter of third order, they were just like a workers, slaves, and liars, singers. These type of all peoples, they were helpless to pay the taxes, unpaid daily basis work, and the property also that was captured by the church and nobles. Today, what I am telling you, my dear student, कि ये जो व्यवस्था थी, ये जो क्रम था, ये जो स्पेस आपको दिखा, इन चीज़ों में एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि समाज का अलग अलग वर्गों में विभाजन, और ये विभाजन ठीक वैसे ही था जैसे काम के आधार पे, वर्ग के आधार पे समाज का एक छोटा वर्ग जो धार्मिक कार्यों से संलग्न था, वो अपने को धार्मिक वर्ग में रखा, वो क्लर्जी कहलाए। एक बड़ा वर्ग जो शासन करता था, ये वर्ग नोबिलिटी कहलाई, और जो बाकी सारे काम करते थे वो वर्ग पीजेंट्री क्लास के अंतर्गत आता था। तो आज हम बात करेंगे क्लर्जी पे। क्लर्जी, दिस क्लास वाज what recognized himself as a first order. First order. That is very important things. In that class, priest, pope, and church, ऐसे करें तो ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट पोप का स्थान था और चर्च, ये वर्ग, इससे जुड़े हुए लोग इस फर्स्ट ऑर्डर में होते थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या रिलीजियस वर्ग में यही आता था, इसके अतिरिक्त और लोग नहीं थे? इनके अतिरिक्त और लोग भी रिलीजियस ऑर्डर में आते थे। कौन कौन? और भी लोग थे, जैसे मॉन्क्स,
नन एंड फ्रायर्स, मॉन्क्स, नन एंड फ्रायर्स। फ्रायर्स की अपनी एक अलग स्पेशलिटी थी। फ्रायर्स कौन थे? जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को देखेंगे, तो हमें फ्रायर्स के बारे में मालूम चल जाएगा। और इनके साथ साथ कुछ और वर्ड भी हमें पढ़ने को मिलेंगे, जैसे मोनेस्ट्री, जैसे अबेस। अगर आप बुक में देखें तो मोनेस्ट्री, अबेस, और इनके साथ साथ कुछ और जो वर्ड आपको मिलेंगे, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कैथेड्रल टाउन, कैथेड्रल। अब इनको और इन पॉइंट्स को हम एक एक करके देखेंगे क्या थे। जैसे एक ऐसा वर्ग जो पोप था, पोप कंट्रोल करता था पूरे चर्च को, और जो इसमें छोटे छोटे जो रीजनल चर्च थे, इन रीजनल चर्च में अपॉइंट होते थे प्रीस्ट। ये प्रीस्ट धार्मिक कार्यों के लिए अपॉइंट होते थे। ये कनेक्टेड थे चर्च से, पोप से। तो पूरी कंट्रोलिंग सिस्टम पे किसकी हो रही है? पूरी कंट्रोलिंग सिस्टम पे पोप के द्वारा चर्च के थ्रू छोटे छोटे चर्च को बना के कंट्रोलिंग की जा रही है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है क्या, कि जो पोप और प्रीस्ट के अलावा भी धार्मिक वर्ग है, जिनको हम मॉन्क्स और नन कह रहे हैं। ये लोग किस वर्ग में होंगे? क्या ये लोग चर्च से संबंधित थे? क्या चर्च से इनका कनेक्शन कोई दिखाई देता है? तो अब यहां पे एक बात है, अब ये चर्च से नहीं दिखेंगे, ये आपको ये मोनेस्ट्री से आपको कनेक्टेड दिखेंगे। मोनेस्ट्री क्या है? इस मोनेस्ट्री को हम देखेंगे, हम इन पे बात करेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज। तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट। अब इन चीजों को एक साथ देखने के लिए, एक साथ समझने के लिए वन बाय वन हम बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे मॉन्क्स, नन, फ्रायर, फिर मोनेस्ट्री, अबीज, और फिर लास्ट में बात करेंगे कैथेड्रल टाउन्स पे। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे एक चीज बेहद क्लियर है, दैट इज द वेरी क्लियर what I want to discuss with you, that the institution of church was very powerful in the Roman Empire and after. Nowadays, if you will minutely observe about that the condition of whole world, the follower of Christianity, they were on the top. Then after Islam, अगर धर्म की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़े धर्म के रूप इस्लाम नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े धर्म के रूप में क्रिश्चियनिटी आज भी बनी हुई है। इस्लाम दूसरे नंबर पे है, और फिर विश्व के अन्य धर्म। तो ये स्वरूप, ये ढांचा एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, इनके बारे में हम क्लर्जी वर्ग से समझने का आज इससे बात करेंगे।
एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो चीज़ है, जो बात है वहाँ पे, कि जो पूरा फीचर्स आपको दिख रहा है, इस पूरे फीचर्स में आपको ये कैथोलिक चर्च का पूरा सिस्टम है। ये सिस्टम पूरा कैथोलिक चर्च से है, नॉट अदर। अब इनको मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हम एक एक पे बात करेंगे और एक एक पे इसको समझने को देखेंगे। जैसे अगर हम देखें तो मॉन्क्स की बात करते हैं। हु आर मॉन्क्स? वन क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड मेनी टाइम। सपोज आई आस्क यू वन क्वेश्चन, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि व्हाट डू मीन बाय मॉन्क्स? मॉन्क्स कौन है? तो ये मॉन्क्स कौन बनते थे, ये मॉन्क्स कौन थे? इन मॉन्क्स को समझने के लिए आपको कुछ चीजों पे ध्यान। आइए आपके बुक में चलते हैं, वहां पे देखेंगे कि मॉन्क्स के बारे में क्या लिख रहा है बुक आपका। कहता है कि अपार्ट फ्रॉम द चर्च, devout Christians had another kind of organization. Some deeply religious people choose to live isolated lives. In contrast of the clerics who lived amongst people in town and village. They lived in the religious communities called abbeys. अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है, कहता है कि चर्च के अतिरिक्त, एक्सेप्ट चर्च, यहाँ पे बॉक्स कहता है चर्च के अतिरिक्त, इस संस्था के अलावा एक दूसरी संस्था भी है, मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्रीज कह रहा चर्च के अलावा छोटी छोटी अलग सत्ता है। तो चर्च के अलावा एक अलग सत्ता जिसको मोनेस्ट्री कहा गया। आई मीन टू सॉरी व्हाट आई एम टेलिंग यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहता है कि चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु जो ईसाई की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति, पादरियों के विपरीत, जो लोगों के बीच नगर और गांव में रहते थे, एकांत में जिंदगी जीना पसंद करते थे, ये लोग मॉन्क्स कहेंगे। मतलब मॉन्क्स वो लोग जो, अब अगर मैं चर्च को लिखूं, इसको थोड़ा मैं और छोटा करता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूं। यहाँ पे मॉन्क्स मोनेस्ट्री से और चर्च को कनेक्ट हो गए किससे? चर्च दे वर कनेक्टेड प्रीस्ट। कहता है कि प्रीस्ट की तरह थे, लेकिन ये मोनेस्ट्री में रहने वाले मॉन्क्स थे। ये मॉन्क्स क्या थे? ये मॉन्क्स सोसाइटी में समाज के बीच रहते थे और क्या करते थे? कहता है समाज के बीच के साथ साथ रहते थे। कहता है कि another kind of organization, some deeply religious people, ये लोग सोसाइटी के बीच थे, डीपली रिलीजियस पीपल थे, और एक वर्ड और कहता है कि डीपली choose to live isolated lives in contrast in the cleric, कहता है एक एकांत रूप में रहना पसंद कर रहे थे। तो मॉन्क्स चर्च और प्रीस्ट के अलावा समाज का एक ऐसा वर्ग जो धार्मिक कार्यों से अपने को संलग्न रहता था, जो डीपली कनेक्टेड था रिलीजन से, क्रिश्चियनिटी से, वो लोग मॉन्क्स कहे गए। जो लोग गांव में, कस्बों में लोगों के बीच निवास करते थे। कह रहा इन कंट्रास्ट टू क्लरिक्स who lived amongst people in town and village. They lived in religious communities
called abbés. They lived in religious communities. They lived in religious communities. That called abbés. अब जिसकी बात हमने की थी, रिलीजियस कम्युनिटी में रहते थे, तो ये रिलीजियस कम्युनिटी अबेज कहलाई, जिसमें ये मॉन्क्स रहते थे. दे मतलब मॉन्क्स. मॉन्क्स जिस रिलीजियस कम्युनिटी में रहते थे वो अबेज कहलाया. एक वर्ड हमने लिखा था अबेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेज? तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि ये लोग जो धार्मिक कम्युनिटी में थे वो अबेज कहलाई. अबेज और मॉनेस्ट्रीज, ये अबेज को कह लीजिए या इसको मॉनेस्ट्री भी कह लीजिए. मतलब मैंने मॉनेस्ट्री यहाँ लिखा है, ये इसको इंटरकनेक्ट कर दीजिए एक दूसरे से. इसको अबेज. अब मॉन्क्स किसके साथ रह रहे हैं? कह रहे हैं एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज है जिसको मॉनेस्ट्री या अबेज कह रहे हैं, जहां पे वो धार्मिक वर्ग रहा करता था. अब ऑफन प्रायर इन द कहता है इन द पैटिस वेरी फार फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन. Two of the more well-known the monasteries were those established by Saint Benedict in Italy in 5029 and of Cluny in Burgundy in 910. तो यहाँ पे दो मोनेस्ट्री की बात कर रहा है. कह रहा है कि यहाँ पे क्या चीज थी? कहता है कि जब ये लोग इनकी जो मोनेस्ट्री थी, जिसके अबेज या मोनेस्ट्री में ये लोग रहते थे, धार्मिक समुदाय था जो, इसे ये लोग मठ कहते थे. ये अधिकतर मनुष्यों के आम आबादी से बहुत दूर तो होते थे. दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठ जो 529 में इटली में स्थापित, कहता है दो मोनेस्ट्री की बात कहता है. कहता है फर्स्ट मोनेस्ट्री की बात कर रहा है, दो मोनेस्ट्री. एक कह रहा है 529 में कहा बना, तो कहते हैं 529 तो फेमस मोनेस्ट्री दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन इटली बेंडेट. इटली. और दूसरा कहता है कब सेकेंड मोनेस्ट्री जो फेमस हुई 1910 में बरगंडी. बरगंडी इन 1910. अब ये क्लूनी में, तो कहता है कि दो फेमस मठों के बारे में बात करता है. कहता है कि जो समय के अनुसार बहुत ही प्रसिद्ध हुए. अब मॉन्क्स के बारे में बात करते हैं. मॉन्क्स कौन थे? मॉन्क्स took vows to remain in the abyss for the rest of their lives and to spend their time in prayers, study and manual labor. मॉन्क्स के लिए तीन महत्वपूर्ण बातें थी. दे हैड टू स्पेंड देयर टाइम. उसमें पहला प्रेयर. प्रेयर मतलब प्रार्थना करना. मॉन्क्स हैड टू स्पेंड देयर टाइम किसमें? प्रे करने में. कहता है मॉन्क्स टुक वोज टू रिमेन इन द अबेस फॉर रेस्ट of their lives
and to spend their time in prayer. फर्स्ट प्रेयर, सेकेंड जो था, सेकेंड वर्ड कहता है कि प्रेयर स्टडी, और थर्ड कहता है कि मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर, इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? मॉन्क्स को वो लेना पड़ता था, व्रत लेना पड़ता था। जब वो अबेज में रहने आता था, मॉन्क्स जब अबेज में जब मॉन्क्स अबेज में रहने आता था तो उसके लिए उसको ये व्रत लेना पड़ता था। उसको अपना जीवन किसमें खर्च करना है? कहता है कि अबेज, when monks join the abbey, he have to take in vows that he have to spend their life for the society, and he have to take an vows that he have to spend their life in prayers. There are three meaning for their life. क्या कहता है कि प्रेयर्स होगा, स्टडी करेंगे हम, और साथ ही साथ मैनुअल लेबर भी अपने को इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आपको अंतर दिखेगी। क्या? पहली चीज जो आपको अंतर दिखेगी वो ये कि मैनुअल लेबर पूरी तरीके से जो पृष्ठ नहीं करते थे, अब ये मैनुअल लेबर में भी अपने को इन्वॉल्व करेंगे। सीधा सा समझिए ऐसी बात कि कहता है कि जो मॉन्क्स थे वो अपना सारा जीवन अबे में रहने और समय प्रार्थना करना, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेते थे। फार्मिंग, एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करने में अपना वो व्रत लेते थे कि वो टाइम लगाएंगे, स्पेंड करेंगे। पादरी कार्य के विपरीत जो मॉन्क्स थे, पृष्ठ कार्य जो पृष्ठ का वक्त था उसके विपरीत जो मॉन्क्स थे, मॉन्क्स की लाइफ पुरुष, मेल और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। मतलब अब अबेज में रहने के लिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज, पृष्ठ कौन बन सकता था? पृष्ठ के लिए केवल मेल कैंडिडेट हो सकते थे, केवल मेल लोग ही क्रिश्चियन पृष्ठ बन सकते थे, लेकिन फीमेल पृष्ठ नहीं बन सकते थे। फीमेल पृष्ठ इनके लिए टोटली मनाही थी अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन रिलीजियस रूल्स। बट हियर मॉन्क्स प्लस नन, ये मेल और ये फीमेल दोनों अबेज में जा सकते थे और दोनों इन चीजों के लिए अपने लाइफ को एक नए तरीके से धार्मिक कार्यों में लगा सकते थे। प्रेयर्स के साथ साथ ये स्टडी में और मैनुअल लेबर में। मैनुअल लेबर मतलब क्या हुआ? जो सामान्य कार्य है, किस चीज के? फार्मिंग के, पेजेंट्री के, इन चीजों के लिए। तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं, उसके बाद कहता है कि monks took vows remain in the abbey for the rest of their lives and to spend their time in prayers, study and manual labor. Like farming, unlike the priesthood, this life was open to both men and women. Men became monks and women nuns. Except in a few cases, all abbeys were single-sex communities. That is, there were the separated abbeys for men and women, like priest, monk, and nun did not marry. Here, very important thing which I want to clarify with you, that abbeys, nuns for separate and monks for separate, अलग अलग अबेज में इनको रहना पड़ता था।
ऐसा नहीं था कि मॉन्क्स और नन एक साथ हैं। एक चीज और थी, मॉन्क्स और नन दोनों प्रिस्ट की तरह चर्च के रूल को फॉलो करते थे। दे विल नॉट मेक मैरिज, शादी नहीं कर सकते थे ये लोग। स्ट्रिक्टली मना था कि ये शादी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये कि यहाँ पे कुछ चीजें एक लिबरल अप्रोच से आपको दिखाई देती है। व्हाट वाज द लिबरल स्टेप टेकन बाय द रिलीजियस ग्रुप, वी विल डिस्कस। लेट अस कंप्लीट दिस पैराग्राफ। आइए देखते हैं। कहता है कि फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ द 10 or 20 men and women, so from small communities of the 10 or 20 men, women, monasteries grew to communities often of several hundred, with the large buildings and the landed estate with attached schools or college and hospital. Was a gifted musician and did much to develop the 13th century. Some group of monks called friars chose not to be based in a monastery but a move from place to place, preaching to the people and living in the charity. कहता है कि अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बात है। What is the important things which other want to inform you? That the one other groups who were looking like monks, they living their life as a monks, but they didn't live in monastery. They wandered one place to other place. For preaching common people, they called friars. Monks का ही एक छुटा हुआ रूप, friars. ये friars कौन है? What I am telling, friars कहता है, अगर आप ध्यान से फिर से करें तो कहता है फ्रॉम ए स्मॉल कम्युनिटीज। अबीज द हिल्डबर्ग was the gifted musician to the developed church. Friars, monks का ये रूप, friars, but they didn't live in where? They not live in monastery or abbeys. They wandered one place to other place, या place to place थे, place to place and preach common people. फ्रायर्स वो वर्ग था, कौन था? जो घूमता रहता था। ये मॉन्क्स का एक वर्ग है, एक मॉन्क्स की तरह ही है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमकर लोगों को क्या कर रहे हैं? प्रीच करने का काम कर रहे हैं, उपदेश देने का काम कर रहे हैं, लोगों को क्रिश्चियन धर्म की बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहता है कि 10 या 10 or 20 विमेंस के छोटे समुदाय से बढ़कर अब जो मोनेस्ट्री थी, अबेज थी, उनकी संख्या 100 तक पहुंचने लगी, 100 तक। उनके पास अपनी बिल्डिंग्स, अपनी स्टेट के साथ साथ वो स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों से भी संबद्ध हो गए। वो सोशल वर्क से अपने को इन्वॉल्व करने लगे। दे कनेक्टेड हिमसेल्फ, किसके लिए? दे कनेक्टेड हिमसेल्फ फॉर सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर। दे फोकस द सोशल वेलफेयर। सामाजिक कार्यों से उन्होंने अपने को जोड़ लिया और यहां से एक नया स्वरूप आपको दिखाई देने लगता है
कहता है कि अब जो इमारतें, अभी आपको जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, जो स्कूल्स दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स, बिल्डिंग, इमारतें आपको दिख जाएंगी जो इन वर्गों के लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं। आबेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था जिसने चर्च और प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अबेस हिल्डेगार्ड का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि इसने पहली बार चर्च में जो गायन होता है, रिदमिक रूप से आपने चर्च में सुना होगा गायन, उसको हिल्डेगार्ड ने डेवलप किया। एक म्यूजिशियन था 13th सेंचुरी में, जो मॉन्क्स थे, मॉन्क्स के कुछ समूह जो फ्रायर कहे गए, वो मठों में रहने का न रहने का निर्णय लिया इन लोगों ने, और ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे, बातें करते थे और अपने मत का प्रचार करते थे। इसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब एक एक तरीके को देखिए, हमने मॉन्क से स्टार्ट किया, हमने कहा चर्च और मॉनेस्ट्री दो चीजें थी, उसके आधार पर पूरा विकास हुआ, फिर कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से डेवलपमेंट दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एंड टेक केयर।